गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 3 की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, बिजनेस में चैप्टर 3 की वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे कुछ टॉपिक्स जिसमें हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस के बारे में देख रहे थे, यानी सरकार के जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होती हैं वो कितने तरह से डेवलप हो सकती हैं। देखो, वैसे तो इस चैप्टर का नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमने प्राइवेट बिजनेस के बारे में देखा था। प्राइवेट कौन कौन से थे बच्चों? प्राइवेट एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक पार्टनरशिप फर्म था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक HUF था, ठीक है, और एक क्या था, एक था कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, और एक था कंपनी। तो ये सब प्राइवेट की फॉर्म थी। पब्लिक की फॉर्म कौन कौन सी थी, यानी सरकार वाली बात हो रही है। अच्छा, कंपनी में भी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी और एक पब्लिक कंपनी थी। और ये प्राइवेट थी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है ये तो हम पहले बता चुके हैं, ज़रूरत है। देखो ज़रा, ये जब हम पब्लिक यानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस, नाम यहाँ भी पब्लिक है, ये है पब्लिक कंपनी यानी पब्लिक की कंपनी, ये है पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसे कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर, जिसको क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट। मालिक कौन है इसकी? गवर्नमेंट। यहाँ पर प्राइवेट लोग मालिक हैं, यानी पब्लिक, हम सब पब्लिक में आते हैं। शेयर कौन खरीदता है? पब्लिक ही तो खरीदती है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है ना, उसकी बात हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी होना और पब्लिक कंपनी होना दो अलग अलग बातें हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या आ जाते थे, एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, है ना, एक स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन था, और एक क्या था, पब्लिक सेक्टर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर। यहाँ मैंने इसको पब्लिक सेक्टर हटाकर इसको यहाँ कर लेते हैं, ये पब्लिक है यानी गवर्नमेंट, और यहाँ करेंगे हम इसको पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस, यहाँ 100% शेयर होल्डर कौन होते हैं? 100% शेयर होल्डर यानी शेयर खरीदने वाले व्यक्ति प्राइवेट लोग होते हैं, यानी पब्लिक होती है। और पब्लिक सेक्टर में 100% जो शेयर खरीदे जाते हैं, यही वो कंपनी जब 100% शेयर होल्डर कौन हो, गवर्नमेंट हो। यानी अगर इसी कंपनी के 100% मालिकाना हक यानी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास में हो, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाती है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कंपनी लास्ट चैप्टर की बात थी, तो मैंने इसको कंपेयर करने के लिए इसलिए मैंने उसको दिखाया था, उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है। तो जब हमने लास्ट चैप्टर में कंपनी की फॉर्म समझी थी, तो कंपनी अपने शेयर इशू करती है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है। लेकिन अगर जब कंपनी शेयर इशू करे और उसके 100% के साथ में मैं और करके लिख रहा हूँ, और
मोर देन 51%, वोटिंग राइट, किसके पास है? प्राइवेट यानी पब्लिक के पास है। अगर वोटिंग राइट कब होंगे? जब वो शेयर होल्डर होंगे, जब मोर देन 50% के शेयर होल्डर होंगे तभी तो वोटिंग राइट होंगे। यानी 50% से ज़्यादा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 50% नहीं, 51% और मोर। ये भी कह सकते हैं हम 51% और मोर वोटिंग राइट हैं। कब होंगे? जब 51% से ज़्यादा के शेयर होल्डर होंगे पब्लिक के पास में, तब वो ये वाली कंपनी कहलाई जाती है पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी सरकारी कंपनी कब कहेंगे हम उसको? जब या तो 100% शेयर हो या 51% और मोर वोटिंग राइट, वोट करने के अधिकार, या शेयर होल्डर किसके पास हो? इसके पास, सरकार के पास हो, तब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाई जाती है। तो पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी दो अलग अलग बातें हैं। ये बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, आते हैं टॉपिक पर अपने। रफ कर दें? इसका कोई काम नहीं, इस फालतू बातों का कोई काम नहीं। हमें तो सिर्फ इस पब्लिक कंपनी को ध्यान रखना था। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का कोई काम नहीं, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन का कोई काम नहीं। पब्लिक सेक्टर कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से। चैप्टर का नाम था प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट पिछली बातों में पढ़ लिया, उसका रोल ऑफ प्राइवेट है ना, चैप्टर 2 में इंक्लूड कर लिया। पब्लिक कौन सी थी? 3 तरह की। तो तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे इसे, है ना। फिर उसके बाद ग्लोबल पढ़ेंगे। ग्लोबल का मतलब बियॉन्ड द ओवर इंडिया, है ना, टेरिटोरी, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो बात पहले इसको खत्म करते हैं। आ जाओ बेटा, पेज नंबर 127। गवर्नमेंट कंपनी। द गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एटलीस्ट कम से कम 50%, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, किसके पास में है? पेड अप शेयर कैपिटल कह रहे हैं, यानी पेड कर दिया हो उस शेयर कैपिटल का। तो किसने करा होगा? शेयर होल्डर ने खरीद लिए होंगे ना वो शेयर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि शेयर होल्डर हो कितने के लिए? 51% के लिए। तो बच्चों इसको क्लियरली अगर हम लिखें तो एटलीस्ट यानी मोर देन 51%, ये भी कहेंगे, इस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। किसके पास है? गवर्नमेंट होल्डिंग करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। होल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, यानी दोनों ने मिलकर खरीदा हो या अलग अलग सेपरेटली कर लिया हो। फीचर देखो क्या क्या होते हैं। कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें एटलीस्ट 51% वोटिंग राइट है कंपनी के? वोटिंग राइट यानी पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। तो देखो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पढ़ा होगा 10th क्लास में, इकोनॉमिक्स एक चैप्टर था डेवलपमेंट इकोनॉमी, तो वहाँ उन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो कौन सी कंपनी? एनटीपीसी, बीएसएनएल, है ना, बेल, और भी ऐसी कंपनीज हैं। देखो द फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या बेल के, इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया। देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भेल, है ना, ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कंपनी है सरकारी, जिसके क्यों है सरकारी, क्योंकि वोटिंग राइट गवर्नमेंट के पास में है, अगर प्राइवेट के पास होते तो वो यहाँ होते। देखो रजिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट ऑफ कंपनी कैन गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट, किसकी तरह रजिस्टर होंगे, रजिस्टर्ड तो इसकी तरह ही होंगे, बस एक ही फर्क है कि इसके शेयर प्राइवेट लोग ना खरीद के, हम लोग ना खरीद के, सरकार खरीद लेती है, ठीक है। ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कैन एग्जेम्प्ट इट्स फ्रॉम द प्रोविजन बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। यो कह रहे हैं कि अगर वो कुछ एग्जेम्पशंस देना चाहती है गवर्नमेंट कंपनी, किसी तरीके की इस रेगुलेशंस को ना मानना चाहती है, तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन करना होगा पास। ऑनरशिप किसके पास होती है, मालिक कौन होते हैं इसकी, कम गवर्नमेंट ही होगी भाई, जब 51% वोटिंग राइट है। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली, होली का मतलब कंप्लीटली मालिक कौन है, गवर्नमेंट, जब 100% वोटिंग राइट होंगे, और पार्टली का मतलब जब 100% से कम होंगे, यानी 51% से ज़्यादा हो और 100 से कम हो, तब पार्टली की कंडीशन होगी। मैनेज कौन करेगा इसको, गवर्नमेंट ही करती है मैनेज। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी, सारे फीचर कंपनी के लगेंगे, है ना, और मिनिस्ट्रियल कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, द गवर्नमेंट कौन पैसा लगाता है इस पर, द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय द बोरोइंग पावर, है ना, इट कैन रेज द कैपिटल बाय इशूइंग ए वेरियस सिक्योरिटीज, यानी जैसे ये शेयर इशू करते हैं ऐसे ही ये शेयर इशू करते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है, शेयर्स, डिबेंचर ही उसकी सिक्योरिटी कहलाई जाती हैं, यानी वो रिटन पेपर जिससे कंपनी अपने मालिकाने हक बेचती हो, यानी शेयर्स, या इंडेप्टनेस की ऑब्लिगेशंस बेचती हो, यानी डिबेंचर्स, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। एफिशिएंट स्टाफ, कौन, जब सरकार की कंपनी है तो स्टाफ कौन रखेगा, सरकार ही रखेगी, है ना, जॉब सिलेक्शंस होते हैं इसके। अकाउंटेबिलिटी कौन होते हैं, कौन है जिम्मेदार, चलो उसी के ही डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं जो इन कंपनियों को अलग करता है ना, तो मतलब इस कंपनी के जो मिनिस्टर होगा जो इनको कंट्रोल करता है वही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अच्छाइयाँ क्या होंगी कि ये गवर्नमेंट कंपनी अपने लोगों के साथ मोस्टली केसेस में फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है। सरकार अपनी कंपनी क्यों बनाती है, कोई बिजनेस नहीं करती, मेनली अपने देशवासियों के लिए अच्छे गुड्स प्रोवाइड कराना इनका मेन मोटिव होता है। तो ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इसकी है, ग्रेटर फैक्ट, ये पढ़नी है मेरिट और डीमेरिट, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक है। यानी ये दो डिफरेंस थे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। इसके बाद आते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। अब इसी कंपनी पर आ जाओ, प्राइवेट वाली पर, यानी अब हम कह रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल कंपनी, इसकी बात हो रही है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस की। मान लेते हैं कोई कंपनी है आर लिमिटेड, और वो कंपनी किस तरह से फ्रेम हुई होगी, इस तरीके से बनी होगी, इस तरीके से बनी होगी। कंडीशन पता है इस तरीके की बनने की, ये पब्लिक कंपनी कब होती है, चैप्टर 2 में बताया था, है ना। तो यानी कंपनी यही है, लेकिन इसका बिजनेस मोर देन वन कंट्री है ना। बिजनेस कहां पर है इसका, मोर देन वन कंट्री। एक से ज्यादा देशों में ये बिजनेस करती है, तो कौन सी कंपनी होती है वो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अच्छा, यानी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो सकती है, हाँ हो सकती है। यानी पब्लिक कंपनी भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो सकती है। क्या ये भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो सकती है, मोस्टली केसेस में, जनरली तो नहीं होती, क्योंकि सरकार जो कंपनी बनाती है वो अपने ही देश को गुड्स मोस्टली प्रोवाइड करती है। बियॉन्ड द सी भी कर सकती है ना, जनरली तो नहीं हो करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, हो सकती है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस करने वाली कंपनी जो होती हैं उन कंपनीज को कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस।
समझ में आती है? फ्रेम कैसे होंगी? बिल्कुल इनकी तरह ही फ्रेम होती है, लेकिन बस जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका बनाएंगे तो इसमें इसका जो सिचुएटेड क्लॉज होगी, है ना, और ऑब्जेक्ट क्लॉज होगी, इसमें इसका हेड ऑफिस डिफाइन करना होगा कहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ बिजनेस करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी होती है बिजनेस टू बी ए मोर देन वन कंट्रीज। पढ़ें? मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी का मतलब होते हैं बहुत, और नेशनल बहुत सारे राष्ट्र में बिजनेस करने वाली। कौन कौन सी कंपनी है बच्चों? पेप्सी, है ना, कोक, और जितनी भी ये मल्टी ब्रांड कंपनी है ना, जिसको कहते हैं हम वुडलैंड्स के शूज़, इंडिया में भी बिकते हैं, बाहर भी बिकते हैं। और कारें वगैरह, तो बहुत सारी कारें हैं लग्जरी जो एक से ज़्यादा देशों में बिकती हैं। बाइक, कौन सी बाइक? स्प्लेंडर नहीं बिकती, है ना, वो तो इंडिया में ही चलती है मोस्टली। लेकिन हार्ले डेविडसन बाइक इंडिया में भी प्रोवाइड होती है, इंडिया से बाहर भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मल्टी ब्रांड शूज़ के साथ में हमारी बियरिंग होती हैं, है ना, ली कूपर वगैरह, या फिर हम कहने लगे हैं यूएस पोलो। कहाँ बिजनेस करती है? इंडिया में भी मिलेंगे इसके प्रोडक्ट, आउट ऑफ इंडिया भी मिलते हैं। तो ऐसी कंपनीज कौन सी हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। देखो, मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, मल्टी और नेशनल। मल्टी का मतलब क्या है? मीन्स एन, नेशंस मीन्स, मल्टी मीन्स मैनी, और नेशंस मीन्स कंट्रीज, तो यानी बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, मल्टीनेशनल मीन्स द कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्री, सच ए कंपनी हैज़ ब्रांचेस, फैक्ट्री, वर्कशॉप इन द डिफरेंट कंपनी, यानी उसके जो ब्रांचेस हैं, फैक्ट्री हैं, वर्कशॉप हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में हैं। बड़ा ही आसान टॉपिक है ये, तो हो जाएगा ना। फीचर बताना, जो कंपनी एक से ज़्यादा देश में वर्क करती हो वो छोटी कंपनी होगी या बड़ी कंपनी होगी, है ना, बहुत बड़ी कंपनी होगी, उसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखो पढ़ो इसके फीचर। जियांट साइज, जियांट का मतलब बहुत ज़्यादा, हगी कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, हर देश में अगर कोई मान लेते हैं कोई कंपनी, कौन सी? पेप्सी, जब वो इंडिया में बिजनेस कर रही होगी तो उसका जो कंट्रोल होगा वो इंडिया में एक सेंट्रलाइज होगा, है ना, दूसरी कंट्री में एक सेंट्रलाइज होगा, मतलब एक सेंट्रल ऑफिस बनाया होगा, और टोटल ओवरऑल कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बना रखा होगा। तो सेंट्रलाइज भी है, डिसेंट्रलाइज भी होता है ये। लेकिन मेनली कहाँ से कंट्रोल होते हैं? एक हेड ऑफिस से जरूर। इनका एक हेड ऑफिस होता है गूगल, गूगल का हेड ऑफिस है या नहीं? तो और कितने देशों में वर्क करता है गूगल? पता नहीं कितने, मल्टी बहुत सारे देशों में वर्क करता है ना। तो जहां गूगल का हेड ऑफिस बना हुआ है उस हेड ऑफिस को सेंट्रल ऑफिस कहा जाता है, वहां से वो सबको कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन द डिफरेंट कंट्री आर कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द होम कंट्री, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जनरली उसकी डोमेस्टिक कंट्री में होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो, भाई एक से ज़्यादा देशों में वर्क करोगे तो हर जगह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, और मार्केट जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। सोचो अगर कोई बिजनेस आपको अपने शहर में ही करना है तो आपकी लिमिट कितनी है? मार्केट कितनी है आपकी? लिमिटेड ही है ना वहाँ तक। लेकिन एक से ज़्यादा देशों में करोगे तो उतनी ही मार्केट आपके लिए बड़ी हो जाती है। तो ये कहता है कि एक्सपेंशन इन द मार्केट टेरिटरी, टेरिटरी होती है बाउंड्रीज। ओलिगोपोलिस्ट पावर, तो बेटा ओलिगोपोली पावर होती है, देखो मैं पहले कुछ चीजें समझा देता हूं इस ओलिगोपोली वर्ड के लिए। देखो जरा, मार्केट जो होती है वो जनरली कितने तरह की होती है? एक होती है मोनोपोली, है ना, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन,
ये इकोनॉमिक्स का वर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सब इकोनॉमिक्स में है ये, ठीक है। ठीक है। तीसरी होती है ओलिगोपोली। जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन से। और एक होती है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है बच्चों, तो ये जनरली 4 तरह की मार्केट में कैटेगरी है। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर ही होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिक रहा है तो उसे बनाने वाला सिर्फ बस वो अकेला ही है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उस मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। जैसे रेलवे, रेल चलाने वाला इंडिया में कौन है? सिर्फ सरकार, कोई कंपटीशन है उसका किसी से? नहीं है ना। तो ऐसी मार्केट को हम कहते हैं, रेलवे इंडस्ट्री को कहते हैं ऑल मोनोपोली इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सिंगल राइट है, सेलर जो चाहे वो करे, वो चाहे 100 टिकट कर दे, वो चाहे 200 का कर दे टिकट, वो चाहे 1000 का कर दे। लेकिन एयर इंडिया की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, तो अगर एक कंपनी ने, एक एयरलाइंस ने अगर प्राइस बढ़ाए तो दूसरी एयरलाइंस भी बैठी है। इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट जो होती हैं वो अलग अलग हैं, एयर इंडिया भी चलती है, किंगफिशर भी चलती है, स्पाइस जेट भी चलती है। तो इनके तीनों की अलग अलग कंपनीज है, तीनों में कंपटीशन है अपना, ठीक है। लेकिन रेल में किसका कंपटीशन है? समझ में आती है बात? और क्या है एग्जाम्पल ऐसा? और है एग्जाम्पल, मान लो मोबाइल कंपनीज हैं, तो मोबाइल को कंपटीशन देने के लिए सब कुछ मतलब और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो कंपटीशन दे सकती हैं। आपके पास एक नोकिया का मोबाइल है, सैमसंग का है, अलग अलग तरीके की हैं, तो ये मोनोपोली नहीं हो सकती। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होगा, उसको सिर्फ आप ही सेल कर रहे होगे, ठीक है। तो रेलवे का एग्जाम्पल ध्यान रखना, बस अकेला सेलर कौन है? रेलवे को यही बेचते हैं, गवर्नमेंट ही चला सकती है। पहले क्या होता था? BSNL, इंडिया में सिर्फ एक ही नेटवर्क थे BSNL, तो तब उस समय पर ये मोनोपोली हुआ करता था। गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था, कोई भी कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करेगी। कौन सा वाला? ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस नहीं करेगी, बैन लगा रखा था। तो मोनोपोली राइट थे ना BSNL के पास में, जो चाहे करे, ठीक है। तो सिंगल सेलर था। क्या है पहचान इसकी? सिंगल सेलर। वैसे तो इसकी डीपली सारी चारों की डीपली बातें इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होते हैं? मैनी सेलर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेलर। यहां पर बहुत सारे सेलर हैं। मोबाइल कितने हैं? बहुत सारी कंपनीज हैं। कार बनाने वाली कितनी हैं? बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये होती हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अभी मार्केट में बिस्किट आते हैं, बिस्किट कितने तरह के, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं बिस्किट, तो सेलर सिंगल तो नहीं है। बायर कितने हैं? बायर बहुत सारे हैं खरीदने वाले, यहाँ भी बायर बहुत सारे हैं, लेकिन इसका एक ही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, होने को तो बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे सब चीज़ों को। तो ये है मोनोपोली, ये है सिंगल सेलर वाली, मतलब सॉरी लार्ज नंबर पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और ओलिगोपोली में क्या होते हैं? ओलिगोपोली में हम पढ़ रहे थे, क्या था? चलो यहां पर फ्यू सेलर है, बेचने वाले कितने हैं? बहुत सारे नहीं, फ्यू, गिने चुने। जैसे बेवरेज इंडस्ट्री होती है, पेप्सी, कोक, थम्सअप, लिम्का, गिनी चुनी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी हैं, हजारों थोड़ी ना है, 100-150 थोड़ी ना है, 10-5 हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री कितनी है? BSNL, नोकिया, आइडिया, वोडाफोन, गिनी चुनी 5-6 हैं, तो गिने चुने सेलर हैं। तो इसको कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। और मोनोपोलिस्टिक
मोनोपोलिस्टिक में सेलर तो बहुत होते हैं, सेलर तो बहुत होते हैं, सेलर तो लार्ज होंगे, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है इसकी। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब देखो, सोप बनाने वाली कंपनी जितने भी होते हैं, बहुत सारी कंपनी है, बहुत अलग अलग कंपनी के सोप बनते हैं, डेटॉल्स भी होते हैं, लिरेल भी होते हैं, लक्स भी आते हैं, है ना, बहुत सारे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ये है कि हर सोप की अलग अलग क्वालिटी है। डेटॉल के प्लेस पर आप लक्स को यूज़ नहीं कर सकते, लाइफ बॉय को यूज़ नहीं कर सकते। लाइफ बॉय इज़ द क्या कहते हैं उसको, वो हेल्थ सोप है, और डेटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक सोप है, और डव क्या है ना, ब्यूटी सोप है। तो सबकी अपनी अलग क्वालिटी है। मोबाइल को भी कह सकते हैं, मोबाइल होने को तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में आता है, बहुत सारे सेलर होते हैं परफेक्ट करने वाले, लेकिन हर मोबाइल की अपनी अलग क्वालिटी है, तो वो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये कंसीडर था, मैंने फिर भी एक्स्ट्रा बताया आपको। देखो, ओलिगोपोली मीन्स द पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनी ओनली ड्यू टू देयर जायंट साइज। यानी जब कोई कंपनी मल्टीनेशनल होती है तो इस दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी नहीं है, और उनका कंट्रोल कुछ ही कंपनियों पर है। मतलब कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल में वर्क कर रही हैं। ठीक है, पढ़ लेना इनके एग्जाम्पल। प्रोडक्ट इनोवेशंस, ये पढ़ने में ही आपने अगला टॉपिक है जॉइंट वेंचर। तो बच्चों जल्दी से इसको, जो मैं छोड़ रहा हूँ ना आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, जॉइंट वेंचर बहुत ही आसान है, ध्यान करो। जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, जब दो कंपनी, कौन सी कंपनी, दो पब्लिक कंपनी, एक हम रिलायंस को ले लेते हैं, है ना, रिलायंस लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, और दूसरा इंडिया की बड़ी कंपनी टाटा इंडिया लिमिटेड। मैंने दोनों कंपनियों को लिया, इन्होंने कोई काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू करा कि ये लो, ये हाईवे बनाना है, हाईवे बनाने का ठेका ले लिया दोनों ने, और इस काम को ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, जॉइंटली होकर। तो क्या कहलाती है, जॉइंट वेंचर कहलाते हैं। वो काम, पार्टनरशिप भी तो हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप कब होगी, जब पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। यानी यहां पर राम और श्याम नहीं है, राम और श्याम नहीं है काम करने वाले, राम और श्याम होते और पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कराते, तब वो पार्टनरशिप कहलाई जाती। लेकिन यहां पर दोनों मिलकर पार्टनरशिप ही कर रहे हैं, लेकिन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, एज ए जॉइंट वेंचर कहलाया जाएगा, है ना। तो क्या कहेंगे हम इसको, जॉइंट वेंचर। वैसे तो सारे फीचर पार्टनरशिप वाले ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। पहला डिफरेंस मैंने बता दिया, एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता इसका। दोनों ने मिलकर कोई काम लिया, ठेका ले लिया, उसे जॉइंट वेंचर हम कह रहे हैं। ठीक है, वैसे तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जब दो फर्म, चाहे वो रिलायंस इंडिया और टाटा इंडिया लिमिटेड मिलकर काम करें, तो जॉइंट वेंचर कहलाई जाती हैं। इनके बारे में नहीं कहा, एक्चुअल में होता ये भी है कि राम और श्याम भी अगर मिलकर इस तरह से वर्क करेंगे तो जॉइंट वेंचर होगा, है ना। लेकिन फिलहाल हम ये मानकर चलें कि बुक में ये है, तो इस तरह से ही वर्क करेंगे। रिलायंस इंडिया लिमिटेड और टाटा इंडिया लिमिटेड ने कोई काम करने का फैसला किया और काम शुरू कर दिया, उस काम को क्या कह रहे हैं हम, जॉइंट वेंचर। ठीक है बच्चों, when the two or more firms join together establish a new enterprises then it is known as the joint venture। फीचर्स पढ़ने हैं आपको, इसके होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बड़ा छोटा सा टॉपिक है। जब पूरा पार्टनरशिप वाला टॉपिक जो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर में क्या बताया था कि ए और बी ने मिलकर कोई काम शुरू करा और फर्म बना ली, है ना, और उसको रजिस्टर्ड करा लिया। कहां पर? पार्टनरशिप एक्ट में। कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप? 1932 में। तो वो पार्टनरशिप कहलाई जाती है। लेकिन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहलाई कब जाती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं इस ए और बी व्यक्ति को हटा दूं, मैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बात कर लूं और इसके साथ में कौन जुड़ गया? गवर्नमेंट ने मिलकर काम करा है। तो इन दोनों ने मिलकर काम शुरू करा और उसकी फर्म बनाई और रजिस्ट्रेशन कराया पार्टनरशिप एक्ट में जाकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन जाती है वो। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म है। इस चैप्टर के टॉपिक्स को, फीचर्स को पढ़ने हैं। हर बार फीचर सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा था, इस बार मैंने आपको समझाया टॉपिक और पढ़ना आपको है। फिर उसके बाद इस चैप्टर की क्वेरी डिस्कस करेंगे गूगल मीट पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।